जय हिंद दोस्तों। टारगेट एमपी स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश में जो 2013 में पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ उनसे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल कर आते हैं उन इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी यहाँ समझाने का मैं प्रयास करूंगा। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को आज हम कवर करते हैं। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने में एक जैसा मान प्रदर्शित होगा, यानी कि निम्नलिखित में से सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो दोनों में एक जैसा मान प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन ए है 0 डिग्री पर, ऑप्शन बी है -48 डिग्री पर, ऑप्शन सी है 40 डिग्री पर और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट एक जैसा मान किस पर होता है तो दोस्तों 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का। इसका करेक्ट ऑप्शन ये वाला होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए और देखते हैं कि यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि परम शून्य ताप क्या होता है, क्या है। तो दोस्तों 273 डिग्री 0.15 डिग्री केल्विन के टेम्परेचर को हम परम शून्य ताप कहते हैं। उसी प्रकार अगर इसको हम केल्विन में बताना चाहें तो दोस्तों इसको 0 केल्विन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो या फिर उसको केल्विन में कन्वर्ट करो। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो उसके लिए हमें एक फार्मूला याद करना होता है, जैसे कि C/5 इक्वल्स टू F-32/9 इज इक्वल्स टू K-273/5 इक्वल्स टू R/4। इस फॉर्मूले के द्वारा हम किसी भी डिग्री को फ़ारेनहाइट या फिर फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड या फिर केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फार्मूला आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब आप अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कथकली नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों राज्य एवं उनसे रिलेटेड नृत्य के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको ये वाले टॉपिक को तो अच्छे से पढ़ना ही है। जैसे यहाँ पे पूछा गया कि कथकली नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गुजरात। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन बी क्या है तो केरल। कथकली नृत्य केरल में किया जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद कर लेना। चलिए अब आगे वाले जो ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में कौन सा नृत्य शैली फेमस है तो दोस्तों यहाँ पर है लावणी। उसके बाद यहाँ पर है टिप्पाणी, यहाँ की प्रमुख नृत्य शैलियाँ हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि तमिलनाडु में क्या है तो दोस्तों तमिलनाडु में है भरतनाट्यम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य शैली है भरतनाट्यम। उसी प्रकार से हम गुजरात का देखते हैं, तो गुजरात का तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि गरबा एंड डांडिया यहाँ की प्रमुख नृत्य शैलियाँ हैं। उसी के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी प्रसिद्ध नृत्य शैली है, कहाँ की है तो दोस्तों यह आंध्र प्रदेश की। ऐसे और बाकी बचे हुए जितने भी नृत्य शैली है इनको कवर कर लेना आप, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे हम देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी K2, ऑप्शन सी कंचनजंगा और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसे हम गाडविन आस्टीज के नाम से भी जानते हैं। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। साथ ही साथ हम इसे बोल सकते हैं कि काराकोरम की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि जो कंचनजंगा क्या है दोस्तों। कंचनजंगा जो है ना, ये असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। यह भी पूछा जाता है एग्जाम में। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है तो उसकी ऊंचाई है
1350 मीटर। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये पंचमढ़ी में स्थित है, सतपुड़ा पर्वत के अंदर स्थित महादेव पर्वत चोटी पर स्थित है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो गार्डविन आस्टीज चोटी है K2, इसकी ऊंचाई कितनी है तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर ऊंचाई है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेना। आगे वाले क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों? अगला क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश में फासिल नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? और ऑप्शन क्या दे रखे हैं? डिंडोरी, रतलाम, उज्जैन, भोपाल। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि डिंडोरी में फासिल नेशनल पार्क उपस्थित है। अब इससे जितने भी फैक्ट बनते हैं मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। फासिल नेशनल पार्क को हम जीवाश्म नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है तो फासिल नेशनल पार्क। इसके एरिया की बात करते हैं कि कितना क्षेत्रफल इसका दोस्तों, इसका क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर वनस्पति जीवाश्म का क्या किया जाता है, तो यहाँ पे वनस्पति जीवाश्म का संरक्षण किया जाता है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था वो क्या था दोस्तों? अगला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकसभा की सीटों के बारे में पूछा गया है। और ऑप्शन है यहाँ पर 27, 28, 29 और 30। दोस्तों मध्य प्रदेश की लोकसभा की जो सीटें हैं वो है 29 सीट। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे हम इससे रिलेटेड फैक्ट और देख लेते हैं। हम बात करते हैं कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में राज्यसभा की टोटल 11 सीटें हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि विधानसभा की कितनी सीटें हैं यहाँ पर। दोस्तों विधानसभा की यहाँ पर 230 प्लस 1, जो 1 सीट है यह राज्यपाल के द्वारा मनोनीत की जाती है, जो एंग्लो इंडियन समुदाय का होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये फैक्ट भी आप पढ़ लेना क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों? अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सांची स्तूप निम्नलिखित में से किस राजा ने बनवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन है राजा भोज, ऑप्शन बी अशोक महान, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सांची स्तूप का जो निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन बी, यानी कि सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, याद कर लेना इसको अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि जैसे सांची स्तूप कहाँ है दोस्तों? सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा कितने स्थलों को विश्व पैतृक स्थल के रूप में घोषित किया गया है? और ऑप्शन है 3, 4, 5 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3। मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा 3 स्थलों को विश्व पैतृक स्थल के रूप में घोषित किया गया है। अब वो 3 स्थल कौन कौन से? तो दोस्तों पहला है यहाँ पर खजुराहो के मंदिर, दूसरा है यहाँ पर अपना सांची सांची के स्तूप, तीसरे नंबर पर क्या है तो भीमबेटका की गुफाएं। ये तीनों को विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है दोस्तों। ये अच्छे से रिवाइज कर लेना, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सोन नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध बनाया गया है? और ऑप्शन है माही, प्रताप सागर, कोल्लार या फिर बेंत सागर। दोस्तों सोन नदी पर जो बांध बनाया गया था वो बांध है बेंत सागर। दोस्तों इसको करेक्ट में बांध सागर के नाम से जाना जाता है, यानी कि सोन नदी पर बांध सागर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है। तो दोस्तों सोन नदी का जो उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले, कहाँ पर तो अनूपपुर जिले के अमरकंटक अमरकंटक में मैकाल पर्वत श्रेणी से निकली हुई है।
दोस्तों ये मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई कहाँ पहुँचती है, तो दोस्तों ये उत्तर पूर्व बहती हुई उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के ये पटना के निकट दीनापुर नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। यह फैक्ट भी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ये भी याद कर लेना। और इसके अगर हम लंबाई की बात करें तो दोस्तों ये 780 किलोमीटर लंबी है। यह पूरी लंबाई इसकी 780 किलोमीटर है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी जो लंबाई है वह है 500 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, ये फैक्ट भी याद कर लेना। अब मैं आप लोगों को ये पॉइंट याद कराने का प्रयास करता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैंने याद करने का प्रयास कराता हूँ आप लोगों को, जैसे कि सोने का बाण, ये लाइन आप याद कर ले, सोने का बाण यानी कि सोन नदी पर क्या है, तो बाण सागर बांध बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, सोने का बाण याद करोगे तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा। यानी कि सोन नदी पर सोने का बाण, यानी कि सोन नदी पर बाण सागर परियोजना है या बाण सागर बांध है। तो यह बाण सागर बांध कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यह है शहडोल जिले के अंदर देवलोत जगह पर स्थित है बाण सागर बांध। चलिए दोस्तों, यहाँ से ये फैक्ट इतने ही है। आगे हम अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि भोपाल गैस दुखाग्निता के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भोपाल गैस ट्रेजेडी के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। और ऑप्शन है दिग्विजय सिंह, उमा भारती, अर्जुन सिंह या शिवराज सिंह। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्जुन सिंह भोपाल गैस ट्रेजेडी के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। दोस्तों आप भोपाल गैस ट्रेजेडी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आप लोगों को यहाँ बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि भोपाल जो गैस ट्रेजेडी हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों, यह हुई थी 2-3 दिसंबर की रात को। 1984 में 2-3 दिसंबर की रात को ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। इसके समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे अर्जुन सिंह। हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। साथ ही साथ इसमें यानी कि एक राहत एवं बचाव कार्य के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। तो दोस्तों उस ऑपरेशन का नाम भी पूछा जाता है, उस ऑपरेशन का नाम क्या था, तो ऑपरेशन पैथ, यानी कि ऑपरेशन पैथ। इससे रिलेटेड दोस्तों ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के समय राहत कार्य के लिए चलाया जाने वाला ऑपरेशन है। वो गैस कौन सी है, तो दोस्तों यहाँ पर MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट आइसोसाइनेट। दोस्तों ये साइनेट याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन में हमें आइसोसाइनाइड भी मिलता है, लेकिन वो अपना गलत आंसर होता है। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, आइसोसाइनेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। वो जो कंपनी का नाम था वो क्या था, तो यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी थी। इस कंपनी से कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। और जिसके परिणाम स्वरूप कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन पेज चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इतने ही फैक्ट बन सकते हैं। और आगे वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन दे रखे हैं, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय या सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इनके द्वारा क्या दिया गया था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे कल लेकर ही रहूंगा। हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा क्या दिया गया था, दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था करो और मरो का नारा, यह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया नारा क्या था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है दोस्तों, जितने भी राजनेताओं के द्वारा जो यानी कि राजनेताओं के द्वारा जो नारे दिए गए, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग इससे भी अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने का प्रयास करूंगा और जल्दी ही मैं वो वीडियो आपके लिए समक्ष उपलब्ध करूंगा। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।